उसके बाद हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, आई आस्क देम टू मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी की लिस्ट। अक्सर 100 आइटम्स लिखवाती हूँ मैं, जो कि बहुत मुश्किल है काफी लोगों के लिए करना, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 100 ऐसी चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, grateful ho, what things you want to put your gratitude towards that, it is very important. और इसके अलावा उस एक्टिविटी के बाद I ask them to परफॉर्म ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ। जैसे मैं कहती हूँ कि बाकी टेक्निक्स आपने रोज फॉलो करनी है अपने आप को ठीक रखने के लिए, हमेशा रिलैप्स ना हो, तो उसमें ग्रैटिट्यूड भी है। फॉर वेकिंग अप ऑन टाइम, फॉर नॉट स्किपिंग द अलार्म, आई एम ग्रेटफुल। यू नो, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में जिन पे तवज्जो नहीं देते, इज गोइंग टू मेक यू माइंडफुल एंड इज गोइंग टू हील यू स्पिरिचुअली एज वेल। एंड इसके बाद अगर आपको और इमोशनल एंड प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो, तो डेफिनेटली कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट। अपना एनालिसिस करवाएं कि दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग थ्रू, डू वी नीड थेरेपी, डू वी नीड मेडिकेशन, डू वी नीड एनी अदर सॉर्ट ऑफ टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट, जिसके हो सकता है हमें हार्मोन्स के मसले हो या कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। जस्ट गेट कंसल्टेशन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। That's all for today about managing and navigating your emotional storms. Thank you so much, ma'am. If anyone have any question, you guys can ask. Welcome. And yes, if any one of you have any question, you can ask me. I believe there are some in the chats. Okay. Aman asked, but what would be a situation for a person that is emotional, but family members and friends don't really care or support that person, or it is frowned upon by the said family and friends? अच्छा, इसका मैंने आपको बताया कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है हमारी कंट्री में कि हमारे पास, हमारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स के पास नॉलेज नहीं है कि हमें फर्स्ट एड किट क्या प्रोवाइड करनी चाहिए अगर हमारी इमोशनल स्टॉर्म से हम गुजर रहे हैं। तो उस हालत में अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना का इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहला इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, अ सर्टिफाइड लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट। Any questions anybody like to ask can type in or even ask from the mic. I would have loved अगर आप सब लोग available होते on video here, it would have been more interactive sessions. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आपको मतलब ऐसा फील होता है इमोशनल आउटबर्स्ट, कभी कभी आपको ऐसे लगता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने मूव ऑन कर लिया और मतलब मैंने हील कर लिया अपने आप को। लेकिन कभी कभी ऐसे एक सडन वेव जो होती है सैडनेस की, आपको अचानक से लगता है कि मतलब अब आपका सब्र टूट गया है या आप वाकई से आप उसी स्टेट में आ गए हो। तो उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने मूव ऑन कर लिया और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन अचानक से मेरा मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होती है और इतना सैड फील होता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? Okay. सना, व्हाट हैपन इज कि आपको ऐसा लगता है कि आप हील हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने ओवरकम कर लिया है, आपको ऐसा लगता है दैट यू आर फाइन, बट आपने हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजरे, आपने अपने आप को हील नहीं किया है, आपने सब्र किया। ठीक है, सो जब हम सब्र करते हैं हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। जब हमारी सोसाइटी में बताया जाता है सब्र करो, तो वो हमारी टेक्निक है टू सप्रेस आवर इमोशंस, नॉट टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। सो दैट हीलिंग इज अ नेगेटिव हीलिंग, इट इज नॉट अ हीलिंग। दे आर बेसिकली, एंड यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर सेल्फ कि वो सब्र करूंगी, इग्नोर करूंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेट्स ब्रश इट अंडर द रग। नो, आपको ऐसा लग रहा है आप हील किया हो, लेकिन आपने हील नहीं किया उस वक्त। It is very important to properly heal and go through the process of acceptance. Yes, I went through something.
आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट कैन इम्प्रूव मी, मैं अपने आप को ठीक कैसे कर सकती हूँ, कौन सी टेक्निक्स लर्न कर सकती हूँ, और मुझे कब तक ठीक रहना है। बाकी जो वेव ऑफ सैडनेस आती है हमारी जिंदगी में, ये कभी कभार इसलिए भी आती है क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ है या होने वाला है, या एक यूफोरिक मेमोरी। फॉर इंस्टेंस, अगर पिछले साल इसी दिन मेरे साथ कुछ इतना बुरा हुआ था कि मैं इमोशनली शेक हो गई थी, तो इसी साल सेम महीना सेम डेट को मुझे वो इमोशंस फील होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्यों हो रहे हैं। सो ये एक यूफोरिक मेमोरी रहती है, इसीलिए आई आस्क के हमेशा अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। यू विल नॉट फील दीज इमोशनल वेव्स एनी मोर। आई बिलीव वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, what to do when you suppressed by medicine and you never healed? Where to start from? Start taking sessions. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सेशंस लें, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, बात करें अपने बारे में, कैथारसिस करें, try to find a good psychologist, try to work on yourself. From another perspective, what if someone who's going through a hard time refuses to get help, refuses to practice mindfulness? अच्छा, जो इंसान ये समझता है कि उसको मदद की जरूरत नहीं है, उसको कोई मदद नहीं कर सकता। तो जो इंसान समझता है मैं ठीक हूँ और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो, आपको मदद की जरूरत है, और वो डिनाय कर रहा है हेल्प को, हीलिंग को, तो वो ठीक नहीं हो सकता। सो इफ आई हैव डायबिटीज और मुझे डॉक्टर ने लिस्ट बना के दी डाइट चार्ट की कि ये आपने खाना पीना है और ये नहीं खाना और ये कभी कभी खा सकते, 3 किस्म की लिस्ट होती है डायबिटीज की। उसके बाद मुझे ये बताया गया है कि जी आपने वॉक करनी है, आपकी ये रूटीन होनी चाहिए, दोस्तों को मिलें, कोई फन एक्टिविटी लर्न करें, और मीठे को हाथ नहीं लगाना, लेकिन ये वाली चीजें आप खा सकते हो, तो आप ठीक रहोगे। पर मैं कहती हूँ नहीं डॉक्टर, आप गलत हो, फैमिली आप गलत हो, दोस्त आप गलत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा इस चीज को डिनाय कर देना, हीलिंग को डिनाय कर देना, मदद को डिनाय कर देना, मेडिसिन को डिनाय कर देना, मुझे ठीक नहीं करने वाला। ठीक है, असल में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सिवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर इन द एंड फैमिली को, ऐसे पेशेंट को रिहैब में एडमिट कराना पड़ता है, अगर फैमिली को समझ आ जाए कि क्या मसला है। What may the friends possibly do to help their friend during that situation? You cannot help somebody who's not helping themselves. Accept it. You also need to accept. ठीक है, बाकी आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रह सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, बट एक पॉइंट आएगा कि आप भी इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, कि आपको होगा कि मैं इतनी मदद कर रहा हूँ इस इंसान की और ये इंसान खुद ही ठीक नहीं होना चाह रहा। तो बेसिकली आपको वो इमोशनल डंपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ऐसा दोस्त है जो खुद को ठीक नहीं करना चाहता, आप भी अपने सेशंस लें, ताकि आपके पास इतनी एनर्जी हो और समझ हो कि आप उनको हील कर सको। What is the most emotionally challenging part of being a psychologist and how do you cope up with? I believe everybody have different challenges as being a psychologist, but मैं अगर अपनी बात करूं, आजकल I am going through टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि I have a newborn, तो उसके हिसाब से मुझे सेशंस प्लान करने पड़ते हैं, and newborns don't have a routine, when they want a mother they want a mother, दैट्स इट। और इसके अलावा मुझे कोई इमोशनल चैलेंज एज सच फेस नहीं किया मैंने अपनी प्रैक्टिस में। I had really good friends and good family supporting people around me, Alhamdulillah. So never had to go through that. So in such a situation, stronger boundaries and detaching from friend going through a distressing time is the way forward. See, अगर कोई इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर रहा और वो आपके ऊपर इमोशनली डंप कर रहा है अपने प्रॉब्लम्स को और कह रहा है कि आप ही ठीक कर सकते हो मुझे, या आप अगर मेरे से बात करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो आपको इमोशनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है एक बाउंड्रीज लेकर आना अपनी जिंदगी में और हेल्दीली डिटैच करना उस इंसान से। नाउ डिटैचिंग इज नॉट कि आप उस अपने दोस्त को छोड़ दो, डिटैचमेंट इज वेरी डिफरेंट।
How do you handle situation where a patient is not responding to treatment as expected? See, when patient is not responding to treatment as expected, इसके बहुत से reason हो सकते हैं. Either it could be a neurological problem rather than a psychological problem. फिर उसके टेस्ट कराए जाते हैं. अगर वो neurological problem है तो फिर हम neurologist के पास forward कर देंगे. अगर वो psychological problem ही रहता है और वो treatment को के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो आप पे अभी कंप्लीटली यकीन नहीं करता. उसको और सेशंस लगेंगे रेपो बिल्ड करने के लिए. तो हम और सेशंस लगाते हैं. इवेंचुअली दैट क्लाइंट्स ट्रस्ट एंड ब्रेक्स डाउन एंड टेल यू एवरीथिंग एंड देन द जर्नी स्टार्ट्स ऑफ हीलिंग. किसी को 2 सेशंस लगते हैं हीलिंग स्टार्ट होते हुए, किसी को 15, किसी को 30. आई हैव अ क्लाइंट जो नहीं, जिद्दी है, वो नहीं हील करना चाहती अभी, बट वो सेशंस लेती हैं. सो इट इज कहीं ना कहीं से शुरुआत है. एटलीस्ट शी इज प्रेजेंट इन द सेशंस, शी इज टेकिंग द सेशंस, तो उनकी शुरुआत यहाँ से हुई है. सो इट इज हाउ इट इज. Okay, welcome. Any other questions you would like to ask? We still have 3 minutes. Ma'am, I have a question actually. I'm really interested and curious about the concept of emotional block. मैंने ये काफी बार सुना है लोगों से कि मतलब दे वेंट थ्रू दिस एक्सपीरियंस जो उनके लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था, तो उसके बाद से दे डोंट फील एनीथिंग, उनको कोई भी इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. तो इससे आप कैसे डील करते हैं? If somebody is telling you they are not feeling anything, is a feeling. So there is a lot of psychological underlying languages जो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है. So somebody tells me I feel numb. I don't feel anything. Numbness is a feeling. You do feel something, and that is your response to that trauma. हर किसी को रोना नहीं आएगा उस सिचुएशन में. See, if I am in the same situation as you, मेरा रिस्पॉन्स उसके लिए फर्क होगा, आपका रिस्पॉन्स उसके लिए फर्क होगा. यू माइट फील लाइक क्राइंग एंड आई विल बी स्टैंडिंग देयर एंड आई विल मे बी ट्राई टू डू समथिंग कि क्या करूं मैं इस बारे में. ठीक है. तो अगर कोई कहता है कि वी आर फीलिंग नम, वी डोंट फील एनी इमोशंस, दैट इज द फीलिंग. क्योंकि आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है डेंजर से. दिस इज नॉट एन इमोशनल ब्लॉक, दिस इज योर ब्रेन टेलिंग यू दैट अभी आप इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते. तो हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जैसे हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स के लिए. हमारी बॉडी पे अगर कट्स वगैरह लग जाए उसको हील करने के लिए. इसी तरह से हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कभी इमोशनल स्टॉर्म से हम गुजरे तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं into not feeling and seeing those emotions, ताकि हम किसी बहुत बड़े साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस से बच सके. तो दिस इज ये कोप, आपकी बॉडी आपको कोप करवा रही है, उस चीज से हेल्प करवा रही है. बट इवेंचुअली यू विल रीच टू अ पॉइंट जहां पे आप वो इमोशंस फील करोगे व्हेन यू आर able to feel those emotions and your mind will tell you now it's the time. और वो टाइम बहुत क्रिटिकल भी हो सकता है. What to do with patients who are their own enemies? Just be there for them. अगर कोई अपना खुद का एनिमी है, इसको मतलब है उनको बहुत केयर और मदद की जरूरत है. ये गुस्सा है. दैट इज व्हाट आई डिस्क्राइब्ड फर्स्ट कि हम जब भी किसी इमोशनल स्टॉर्म से गुजरते हैं, हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है. हमें पता ही नहीं एक्सप्रेस कैसे करना है उसको. तो जो इंसान अपना दुश्मन है तो उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है. तो spend time, do observe them, and you know give them a medium कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके. अब कोई इंसान है जो अपने आप को कट्स लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है कि वो आपको अपने पास बिठाना चाहता है या आपसे रिलेशनशिप करना चाहता है, या अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, या आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है इनटू कीपिंग दैट रिलेशनशिप. दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट. मैं अपने आप को मार दूंगा अगर आप मेरे पास नहीं रहे या मुझसे बात नहीं की. और अगर हम कर लेते तो हम उनकी बीमारी में इजाफा कर रहे हैं rather than healing them. तो इस आइडेंटिफाई करना है कि हम जो इंसान अपने दुश्मन हैं वो किस तरह से हैं और हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उसके बारे में सीखना है आपने. हर किसी की एक फर्क सिचुएशन होती है. सो बी देयर इमोशनली
help them out, listen to them, but don't enable them.